नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। हम लोग लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स और मूवमेंट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 7 पार्ट्स में बहुत सारे टर्म्स और मूवमेंट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आज हम लोग 8th पार्ट में एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जहां से हमारे एग्जाम में बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा या उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स के बारे में। देखो, इसके पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मेरी टर्म्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस के सोर्सेस कहाँ से हैं एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले जो मैंने सोर्स लिया है वो लिया है कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। तो देखो, कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स अपने आप में एक ऑथेंटिक बुक है, इसे किसी भी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने डॉक्टर रंजीत सिंह से भी बहुत सारे टर्म्स या मूवमेंट के सोर्स लिए हैं। डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक भी बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटीजीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जरूर डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक पढ़ें। इसके बाद डॉक्टर बीबी जैन, ये भी बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से भी मैंने बहुत सारे टर्म्स या मूवमेंट के सोर्सेस लिए हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे डेट से रिलेटेड कंफ्यूजन जब मुझे होती थी तो मैं एमएच अब्राहम बुक को भी रेफर करता था। इसके बाद मैंने कुछ डेफिनेशन को और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए इंसाइक्लोपीडिया का भी हेल्प लिया है। तो देखो, टर्म्स और मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी मेरे वीडियोस हैं उन सभी में जितने भी पॉइंट्स और फैक्ट्स को मैंने डिस्कस किया है उन सभी के सोर्सेस मैंने बहुत ही ऑथेंटिक प्लेसेस से लिया है। इसलिए आप पॉइंट्स और फैक्ट्स के लिए बिल्कुल केयर फ्री रहें। तो बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ड्रामा की। तो ड्रामा क्या होता है? कि रिटन वर्क होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक्शन या स्पीच के थ्रू कोई एक स्टोरी बताई जाती है और वो भी स्टेज पर एक्ट करके। ध्यान रखना, ड्रामा एक रिटन वर्क होता है जिसमें एक्शन या स्पीच के थ्रू कोई स्टोरी बताई जाती है, वो भी स्टेज पर एक्ट करके। चूंकि ड्रामा को ड्रामेटाइज किया जाता है इसलिए बहुत सारे एक्सटर्नल थिंग्स की भी जरूरत पड़ती है, जैसे थिएटर की जरूरत पड़ेगी, स्टेज की भी जरूरत पड़ेगी। और स्टेज वो भी कैसा होना चाहिए? फुल्ली इक्विप्ड होना चाहिए, जिसमें कर्टन्स भी होने चाहिए, लाइट भी होने चाहिए और साउंड इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। और इसके अलावा ड्रामा के लिए क्या चाहिए? एक डिसिप्लिन ऑडियंस भी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रकार की ड्रामा होती है जिसको सिर्फ प्राइवेट में पढ़ने के लिए लिखी जाती है। ध्यान रखना, इसको जो है स्टेज पर एक्ट करने के लिए नहीं लिखी जाती है, लेकिन इसको जो है प्राइवेट में पढ़ने के लिए लिखी जाती है। और इस तरह के ड्रामास को हम क्या बोलते हैं? क्लोजेड ड्रामा या पोएटिक ड्रामा कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो पोएटिक ड्रामास जो है ज्यादा से ज्यादा कब लिखे जाते थे? रोमांटिक पोएट्स के द्वारा, वो भी रोमांटिक एज में। आपको अच्छे से याद आ रहा होगा विलियम वर्ड्सवर्थ का द बॉर्डरर्स, ठीक है, जो 1795 और 97 के बीच में इन्होंने लिखा था। इसके अलावा पीबी शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड, हेलास और सेंसिस, ये भी जो है क्लोजेट ड्रामा है। और लॉर्ड बैरन का केन, इसके अलावा जॉन मिल्टन का सैमसन एग्निस्ट, ये भी क्या है? ये भी एक पोएटिक प्ले है। हालांकि जॉन मिल्टन बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट है, ये रोमांटिक एज से बिलोंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ड्रामा। तो कुल 10 टाइप्स के ड्रामास होते हैं। पहले इन सबसे हम लोग एक बार फैमिलियर होंगे, फिर इसके बाद हम लोग वन बाय वन सभी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहला है द ट्रेजेडी, दूसरा है द प्री एलिजाबेथन ड्रामा, तीसरा मेलोड्रामा, चौथा द ट्रेजी कॉमेडी, पांचवा है कॉमेडी। कॉमेडी में हम लोगों को पढ़ना है रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स और कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसके बाद जो है द फार्स है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे द मास्क, फिर उसके बाद द पोएटिक प्ले, उसके बाद जो है प्रॉब्लम प्ले और लास्ट में हम बात करेंगे वन एक्ट प्ले। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेजेडी की। ट्रेजेडी की ओरिजिन ग्रीक के कैपिटल एथेंस में होती है, वो भी 5th बीसी में। ध्यान रखना, ट्रेजेडी की शुरुआत कहाँ होती है? ग्रीक के कैपिटल एथेंस में 5th बीसी में। और ट्रेजेडी को सबसे पहले जो लिखने वाले राइटर्स हैं वो हैं एस्किलस, सोफोक्लिस और यूरिपिडिस। ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों ग्रीक राइटर्स हैं जिन्होंने सबसे पहले ट्रेजेडीज को लिखना स्टार्ट किया था एथेंस में, वो भी 5th बीसी में। ठीक है, और इनके द्वारा कुछ जो ट्रेजेडीज लिखी गई हैं वो आपको ध्यान में रखना है, जैसे ओडिपस द किंग, इलेक्ट्रा और एंटिगन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रेजेडी या स्ट्रक्चर ऑफ अ प्ले। यानी कोई भी अगर प्ले है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखो, कोई भी अगर ड्रामा है
उसका एक्शन शुरू होने से पहले उसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोजिशन। ठीक है, मान लो ये ड्रामा है और ड्रामा शुरू होने से पहले उसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोजिशन। यानी कुछ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि ये जो प्ले है वो किससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोजिशन। इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है एक्शन या प्लॉट डेवलप होगा, स्लो डिग्री में आगे बढ़ेगा, तो जिसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्रोथ। अब ये ग्रोथ धीरे 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 क्या करेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, क्लाइमेक्स। ठीक है, और कोई भी प्लॉट जब क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, तो जिसको हम क्या कहेंगे, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब जो है, अब जो कॉम्प्लिकेशन है वो सॉल्व होने लगती है। ठीक है, और लास्ट में ये प्ले कहां पहुंच जाएगा, एंड की तरफ पहुंच जाएगा। अब देखो एंड दो तरीके से होगा, या तो एंड जो है कैटेस्ट्रॉफी होगी, या फिर एंड क्या होगा, डेनुमा होगा। अगर किसी प्ले में कैटेस्ट्रॉफी होता है, तो कैटेस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ सडन कोई डिजास्टर होगा, कोई डैमेज होगा, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होगी उसकी डेथ हो जाएगी, तभी तो वो प्ले किस में बदल जाएगी, ट्रेजेडी में। तो कैटेस्ट्रॉफी का संबंध किससे है, ट्रेजेडी से। और अगर किसी प्ले के अंत में डेनुमा आता है, तो डेनुमा का मतलब क्या होता है, डेनुमा में जितने भी प्ले में कॉम्प्लिकेशंस होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे, फिर वो प्ले किस में बदल जाएगा, कॉमेडी में बदल जाएगा। तो ध्यान रखना, कोई भी प्ले है सबसे पहले क्या होगा, एक्सपोजिशन यानी बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाएगी, फिर धीरे धीरे एक्शन या प्लॉट डेवलप होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ। और ये ग्रोथ कहाँ पहुंच जाएगा, लास्ट में हाईएस्ट पॉइंट पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लाइमेक्स। और क्लाइमेक्स के बाद जो है प्लॉट धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, जिसको हम रेजोल्यूशन कहेंगे। और रेजोल्यूशन या तो कैटेस्ट्रॉफी होगा या डेनोमा होगा। अगर कैटेस्ट्रॉफी होता है यानी वो प्ले ट्रेजेडी होगी, और अगर रेजोल्यूशन डेनुमा होता है तो यानी वो प्ले क्या होगा, कॉमेडी होगा। पूरी बात समझ में आ गई। एक चीज और आपको याद रखना है, कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जिसकी बिगनिंग में आपको प्रोलॉग मिलेगा, कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जिसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एपिलॉग मिलेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से प्रश्न पूछा गया है। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है, प्रोलॉग कोई ऐसी स्पीच होगी जो किसी प्ले के बिगनिंग में बोला जाता है, और एपिलॉग ये भी कोई स्पीच होगी जो किसी भी प्ले के लास्ट में बोला जाएगा। याद आप कैसे करेंगे, प्रो को आपको एसोसिएट करना है प्री, प्री यानी पहले, तो कोई ऐसी स्पीच जो प्ले के पहले बोली जाए उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोलॉग। और एपिलॉग देखो ई से स्टार्ट हो रहा है, और ई को आपको एसोसिएट करना है एंड से, एंड भी देखो ई से शुरुआत हो रही है, यानी एपिलॉग किसी भी प्ले के लास्ट में बोली जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है, विलियम शेक्सपियर की कुछ ऐसे प्लेज हैं जो प्रोलॉग से स्टार्ट होती है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न कभी नहीं पूछे गए हैं, बट आपको एक बार सुन लेना है। रोमियो एंड जूलियट, हेनरी फोर्थ पार्ट टू, हेनरी फिफ्थ, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, पैरिकल्स और हेनरी एट्थ। ये जो है 6 ऐसे प्लेस हैं विलियम शेक्सपियर की जो प्रोलॉग से स्टार्ट होते हैं। और इसके अलावा विलियम शेक्सपियर की कुछ ऐसे प्लेस हैं जो इपिलॉग से एंड भी होते हैं, जैसे द टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, किंग हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड और हेनरी एट्थ। ये विलियम शेक्सपियर की 4 ऐसे प्लेस हैं जिसके लास्ट में आपको एपिलॉग भी मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एरिस्टोटल। तो देखो एरिस्टोटल, अभी अभी हम लोगों ने बात किया था, जो ग्रीक 3 राइटर्स थे, एस्किलस, सोफोक्लिस और यूरोपिडिस, वो 5th BC से बिलोंग करते हैं। और एरिस्टोटल जो है, इनका जो टाइम पीरियड होता है 384 से 322 BC, यानी उन 3 ग्रेट ग्रीक राइटर्स के बाद एरिस्टोटल आते हैं, और इन्होंने अपने वर्क पोएटिक्स में ट्रेजेडी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। और इनके डेफिनेशन तो बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे अभी याद आ रहा है कि अभी जो जीआईसी का प्रीलिम एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, बताइए, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ये डेफिनेशन किसने दिया है, तो ये डेफिनेशन दिया गया है एरिस्टोटल के द्वारा। और एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को इपिक से भी सुपीरियर बताया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एरिस्टोटल अपनी बुक पोएटिक्स में ट्रेजेडी के कुल 6 एलिमेंट्स बताए हैं, उनका नेम आपको पता होना चाहिए। पहला इन्होंने बताया प्लॉट। प्लॉट के लिए एरिस्टोटल कहते हैं कि प्लॉट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी। हालांकि इनकी इस बात का अपोजिशन मॉडर्न एज के ड्रामेटिस्ट करते हैं,
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट इज द सोल ऑफ ड्रामा या सोल ऑफ ट्रेजेडी। और वहीं जो है जॉन गॉसवर्दी कहते हैं कैरेक्टर इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी। तो ध्यान रखना, प्लॉट को सोल ऑफ द ट्रेजेडी किसने बोला है? एरिस्टोटल ने। इसके बाद जो है इन्होंने बताया है प्लॉट होना चाहिए, फिर उसके बाद कैरेक्टर होना चाहिए, थॉट होना चाहिए, डिक्शन यानी लैंग्वेज होना चाहिए, स्पेक्टिकल यानी सीनिक इफेक्ट होना चाहिए, और सॉन्ग म्यूजिक या जिसको हम कहते हैं मेलोडी। ठीक है, ये कुल मिला के 6 किसी भी ड्रामा के एलिमेंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो ट्रेजेडी के लिए पार्ट एंड पार्सल होते हैं, उसको हमें बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि बार बार हमारे एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिपीटिया। पेरिपीटिया ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून्स या फिर टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेरिपीटिया का मतलब बताइए, तो इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। मान लो कोई प्ले है, पहले उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाएगी जिसको हम एक्सपोजिशन कहेंगे, फिर प्लॉट या एक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा जिसको हम ग्रोथ कहेंगे, और ये ग्रोथ जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेक्स कहेंगे। क्लाइमेक्स के बाद जो है प्लॉट धीरे धीरे क्या करेगा? डिक्लाइन करेगा। ठीक है, यानी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सोल्यूशन की तरफ जब प्ले आगे बढ़ता है तो बीच में क्या आता है? पेरिपीटिया आता है। अब पेरिपीटिया या तो गुड टू बैड होगा या बैड टू गुड होगा, ये डिपेंड करता है प्ले पर। अगर प्ले ट्रेजेडी है, ठीक है, तो फिर पेरिपीटिया क्या होगा? हमेशा गुड टू बैड होगा। ठीक है, अभी जो प्रोटैगनिस्ट है उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन पेरिपीटिया आने पर क्या होगा? उसके लाइफ में सब कुछ बुरा होने लगता है, इवेंचुअली उसकी डेथ भी हो जाती है। और अगर कॉमेडी होगी प्ले, तो पेरिपीटिया क्या होगा? बैड टू गुड होगा। आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा था, एंटोनी जो है उसकी लाइफ खतरे में थी, उसके जो शिप थे वो लॉस्ट हो गए थे, लेकिन लास्ट में जब पेरिपीटिया होता है तो उसके साथ सब कुछ, अभी जो बुरा हो रहा था सब अच्छा हो जाता है, उसकी लाइफ भी बच जाती है, और उसके जो शिप लॉस्ट हो गए थे वो भी वापस आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, पेरिपीटिया या तो गुड टू बैड होगा या फिर जो है बैड टू गुड होगा, ये डिपेंड करता है कि प्ले कॉमेडी है या फिर ट्रेजेडी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमार्सिया। हमार्सिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रेजिक फ्लॉ। प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि हमार्सिया का मतलब बताइए, तो आपको याद रखना है इसका मतलब होता है ट्रेजिक फ्लॉ, या इसका मतलब होता है एरर या फेलियर। ठीक है, हमार्सिया ये किसी भी ट्रेजेडी का पार्ट एंड पार्सल होता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि जो ट्रेजेडी का हीरो होता है या प्रोटैगनिस्ट होता है वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, वो जो है और सारे कैरेक्टर से सुपीरियर होता है। इन सब के बावजूद उसमें एक कोई ट्रेजिक फ्लॉ होता है, उसमें कोई एक कमी होती है, और वही कमी उसके डाउनफॉल का कारण बन जाती है। फिर वो जो प्ले है वो किस में बदल जाती है? ट्रेजेडी में बदल जाती है। बात समझ में आ गई? हमार्सिया जो है एक कॉमन वर्ड है, अलग अलग प्ले में अलग अलग हमार्सिया या ट्रेजिक फ्लॉ होती है। हमें अच्छे से याद आ रहा है हेमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था? नोबल इनएक्शन था। ओथेलो का जेलसी था। किंग लियर सेल्फ डेलूजन का शिकार था, और मैकबेथ ओवर एम्बिशन उसमें था। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है, हमार्सिया की वजह से ही ट्रेजेडी में जो पेरिपीटिया होता है यानी टर्निंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? गुड टू बैड होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस एक स्पेसिफिक वर्ड है, ध्यान रखना, ये भी कमी है, ये भी एक फ्लॉ है, लेकिन ये स्पेसिफिक वर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना। अभी अभी हम लोगों ने बात किया हमार्सिया, वो कॉमन था। अलग अलग प्ले में हमार्सिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन ह्यूब्रिस क्या है? ह्यूब्रिस एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है ओवरविनिंग प्राइड। ओवरविनिंग का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव। अगर मान लो किसी व्यक्ति के अंदर ह्यूब्रिस है, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होगा? अभिमान होगा। ठीक है, और ह्यूब्रिस किससे रिलेटेड है? ध्यान रखना, ह्यूब्रिस ये रिलेटेड है ट्रेजेडी से। इसमें होता क्या है, मान लो कोई प्रोटैगनिस्ट है, उसमें ह्यूब्रिस यानी एक्सेसिव प्राइड है, तो फिर वो क्या करेगा? वो किसी मॉरल लॉ को नहीं मानेगा, या फिर गॉड की जो है वार्निंग को वो नहीं मानेगा, और इसी की वजह से उसके लाइफ में क्या होती है? डाउनफॉल होती है। ध्यान रखना, ह्यूब्रिस एक ओवरविनिंग प्राइड होती है। आपको विलियम शेक्सपियर का एक प्ले याद आ रहा होगा, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में एक कैरेक्टर होता है सूटसेयर। ये जूलियस सीजर को 2 बार वार्निंग देता है कि तुम्हें आइडल ऑफ मार्च यानी 15 मार्च को सीनेट नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जान को खतरा है। इवन जूलियस सीजर की वाइफ कैलिफोर्निया भी जूलियस सीजर को
वार्निंग देती है और रिक्वेस्ट भी करती है कि तुम्हें जो है आज सीनेट नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है जिसमें तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन जूलियस सीजर इन दोनों वार्निंग को नहीं मानता है और वो सीनेट जाता है और हम सबको पता है उसके साथ क्या होता है। तो जूलियस सीजर के अंदर क्या था? जूलियस सीजर के अंदर ह्यूब्रिस था, यानी एक्सेसिव प्राइड था अपने अचीवमेंट को लेकर के और अपनी करेज को लेकर के। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पे और ऐड करनी है। जिस व्यक्ति में एक्सेसिव प्राइड होगा, फिर वो क्या होगा? वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी होगा। इसीलिए मैकबेथ भी क्या था? उसके अंदर भी ह्यूब्रिस था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस था और एक के बाद एक वो रॉन्ग स्टेप लेता गया और उसका डाउनफॉल हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सॉलिलॉकी। सॉलिलॉकी और असाइड, वैसे इन दोनों टर्म को मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, ऑलमोस्ट ये दोनों सेम होते हैं। बहुत ध्यान से इसको समझना है। देखो, सॉलिलॉकी हो या फिर असाइड हो, ये दोनों ही ड्रामा की एक आर्टिफिशियल डिवाइस होती है। पहली बात, मान लो ये स्टेज है, ठीक है, और स्टेज पे बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। तो सॉलिलॉकी में क्या होगा? सॉलिलॉकी में कोई कैरेक्टर स्टेज पर ही होगा और वो क्या करेगा? वो सोचेगा, ठीक है, वो थॉट को क्रिएट करेगा और उसके थॉट को आर्टिफिशियल डिवाइस के थ्रू जो भी ऑडियंस बैठी रहेगी उसको सुनवाया जाएगा। और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उसके साथ जो को एक्टर्स होते हैं वो जो है इस कैरेक्टर की बात ना सुन सके। और असाइड क्या होगा? असाइड भी बिल्कुल सेम होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये होगा, इसमें ये जो कैरेक्टर है अब इस बार सोचेगा नहीं, लेकिन वो लो वॉइस में बोलेगा और इतने लो वॉइस में बोलेगा कि उसको आर्टिफिशियल डिवाइस के थ्रू जो है ऑडियंस को तो सुनवाई जाएगी और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उसके साथ जो और बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं वो इसकी बात को ना सुन सके। तो ध्यान रखना, सॉलिलॉकी में क्या होता है? कैरेक्टर सोचेगा और उसको आर्टिफिशियल डिवाइस के थ्रू ऑडियंस को सुनवाया जाएगा। और असाइड में कैरेक्टर लो वॉइस में बोलेगा और उसको आर्टिफिशियल डिवाइस के थ्रू जो है ऑडियंस को सुनाई जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैथारसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। कैथारसिस, ध्यान रखना, ये ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब क्या होता है? क्लिंसिंग। क्लिंसिंग का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन या फिर परगेशन, ठीक है, सफाई करना। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, कैथारसिस क्या होता है? किसी भी ट्रेजेडी के लास्ट में इमोशंस का शुद्धिकरण होता है। परगेशन यानी शुद्धिकरण होता है थ्रू पीटी एंड फियर। और ये जो भावनाओं का शुद्धिकरण सिर्फ को एक्टर्स का नहीं होता है जो प्ले में होते हैं, बल्कि ऑडियंस का भी होता है। क्योंकि ऑडियंस को भी ये एहसास कराया जाता है कि अगर आपके मन के अंदर में कुछ इल विल होगा तो आपके साथ भी वही होगा जो प्ले में और सारे कैरेक्टर के साथ हुआ है। तो ध्यान रखना, कैथारसिस एक ग्रीक वर्ड होता है और इसका मतलब क्या होता है? क्लिंसिंग यानी शुद्धिकरण। किसका? भावनाओं का शुद्धिकरण। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनाग्नोसिस। एनाग्नोसिस एक ग्रीक वर्ड है और जिसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? रिकॉग्निशन, ठीक है। और एनाग्नोसिस भी किससे रिलेटेड है? ध्यान रखना, ये भी किससे संबंधित है? ट्रेजेडी से। एनाग्नोसिस किसी भी ट्रेजेडी के फिफ्थ एक्ट में घटित होने वाली घटना होती है। एनाग्नोसिस में क्या होता है? इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसको अपनी गलती का एहसास होता है। हालांकि अब वो किसी भी सिचुएशन को बदल नहीं सकता है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आपको याद आ रहा होगा ओथेलो, ठीक है। ओथेलो में क्या हुआ था? ओथेलो जब लास्ट में मर रहा था तो उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि डेस्डेमोना जो है वो फ्लॉलेस है, वो निर्दोष है। हालांकि अब वो कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर सकता है। यानी आपने जो भी कर्म किया है उसका आपको फल तो मिलेगा। आपने गलत काम किया है तो उसका पनिशमेंट तो आपको मिलेगा, लेकिन मरने से पहले आपको अपनी गलती का एहसास कौन कराता है? एनाग्नोसिस कराता है। ये आपको ध्यान में रखना। एनाग्नोसिस के कुछ और एग्जाम्पल हैं। ओडिपस टायरेनस में ओडिपस को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो खुद अपनी फादर लेयस की हत्या की है और अपनी मदर जोकास्टा से मैरी किया है और उसी की वजह से थेब्स में प्लेग आया है। और ऐसे ही चार्ल्स डिकेंस की एक नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन,
उसमें एक कैरेक्टर होता है फिलिप पिरिप, जिसको हम कहते हैं पीप। उसको भी इस बात का एहसास हो जाता है कि उसको जो हेल्प करने वाला कोई मिस हैविल्सन नहीं, लेकिन कौन है, मैगविच है। तो ध्यान रखना, एनॉग्नोसिस ये एक ट्रेजेडी से रिलेटेड एक टर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉमिक रिलीफ। कॉमिक का मतलब क्या होता है, हंसाने वाला। और रिलीफ का मतलब क्या होता है, कष्ट में या चिंता से या फिर जो है दर्द से राहत देना, उसको हम क्या कहते हैं, रिलीफ। तो कॉमिक रिलीफ का यूज कहाँ किया जाता है, देखो, कॉमिक रिलीफ का यूज सीरियस वर्क, खास करके ट्रेजेडी में यूज किया जाता है। और चूंकि कॉमिक रिलीफ है तो फिर ये क्या होगा, ये कोई ह्यूमरस एपिसोड होगा। और कॉमिक रिलीफ के लिए उस समय किसका यूज किया जाता था, कॉमिक सीन का यूज किया जाता था, या फिर कॉमिक कैरेक्टर्स का यूज किया जाता था, या फिर किसी कॉमिक एपिसोड का यूज किया जाता था। तो ध्यान रखना, कॉमिक रिलीफ ये किसी भी ट्रेजेडी के बीच में आता है। इसका एग्जाम्पल है मैकबेथ। मैकबेथ एक ट्रेजेडी है और इसमें कॉमिक रिलीफ के लिए यूज किया गया है ट्रंकन पोर्टर का स्पीच। इसी तरीके से हैमलेट ये भी एक ट्रेजेडी है और इसमें प्रिंस हैमलेट और ग्रेव टिगर्स के बीच में जो डायलॉग है उसको कॉमिक रिलीफ के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैरिकेचर। कैरिकेचर आर्ट और लिटरेचर में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कैरिकेचर कोई व्यक्ति या कोई चीज है जिसको एग्जेजरेट करके या उसको डिस्टॉर्ट करके, डिस्टॉर्ट मतलब उसकी शक्ल या आवाज को बिगाड़ करके इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जिससे वो क्या लगे, रेडिकुलस लगे और लोगों को इंटरटेन कर सके। तो ध्यान रखना, कैरिकेचर का यूज लोगों को इंटरटेन करने के लिए किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति या चीज को एग्जेजरेट करके प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कर्टन रेजर। कर्टन रेजर वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म है, यहां से प्रश्न पूछा गया है। कर्टन रेजर क्या होता है, ये एक ब्रीफ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट होता है। कर्टन रेजर यूजुअली एक लाइट वन एक्ट प्ले होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। कर्टन रेजर क्या होता है, एक लाइट वन एक्ट प्ले होती है जिसको फुल लेंथ ड्रामा के पहले दिखाया जाता है। फुल लेंथ ड्रामा की जब मैं बात करता हूं तो यानी 5 एक्ट का प्ले, ठीक है। तो कर्टन रेजर का यूज फुल लेंथ ड्रामा के पहले एक लाइट वन एक्ट प्ले के तौर पर की जाती है। और कर्टन रेजर का पर्पस क्या होता है, ये ऑडियंस को इंटरटेन करने के लिए दिखाया जाता है। और कर्टन रेजर का यूज जो है, ध्यान रखना, लेट 19 सेंचुरी में काफी कॉमन था। हालांकि कर्टन रेजर का यूज इसके पहले भी होता था, लेकिन मॉडर्न एज में कर्टन रेजर का यूज अब ऑब्सोलीट हो चुका है, यानी प्रचलन में नहीं है। तो ध्यान रखना, कर्टन रेजर क्या है, ये खुद एक लाइट वन एक्ट प्ले है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये फुल लेंथ ड्रामा के पहले इसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ड्यूक से मसीना। तो ध्यान रखना, ड्यूक से मसीना हो या नेमेसिस हो या फिर पोएटिक जस्टिस हो, जो टॉमस राइमर ने दिया है, या फिर जो है इपिफेनी हो, ये सारे वर्ड्स आपस में सिनोनिम है, इन सब का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। और ये सारे के सारे टर्म ड्रामा के आर्टिफिशियल डिवाइसेस हैं। पहले समझेंगे ड्यूक से मसीना को। ड्यूक से मसीना का मतलब क्या होता है, ड्यूक से मसीना का मतलब होता है गॉड फ्रॉम अ मसीन। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें किसी भी ड्रामा के लास्ट में गॉड को आर्टिफिशियल डिवाइस के थ्रू स्टेज पर उतारा जाएगा। ठीक है, और गॉड का काम क्या होगा, वो सडनली एट ए स्ट्रोक का मतलब जो है एट वंस या सडनली वो पोएटिक जस्टिस करेंगे। यानी जितने भी गुड कैरेक्टर्स हैं उनको वो रिवॉर्ड देंगे और जितने भी बैड कैरेक्टर्स होंगे उनको वो क्या करेंगे, पनिश करेंगे। तो ड्यूक से मसीना, ध्यान रखना, मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें गॉड को आर्टिफिशियल तरीके से स्टेज पर उतारा जाएगा। और इस टेक्निक का यूज ग्रीक राइटर यूरोपिडिस अपने ड्रामास में करते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नेमेसिस क्या होगा, नेमेसिस का मतलब भी ऑलमोस्ट वही होगा। नेमेसिस का मतलब होगा जितने भी रॉन्ग डूइंग यानी गलत करने वाले हैं उनको पनिश करना होता है। ठीक है, नेमेसिस ये ग्रीक गॉडेस है, किसकी, वेंजियंस यानी प्रतिशोध की, बदला लेने की ये गॉडेस है। और इनका काम ये होता है कि जितने भी नोबल एक्ट्स करने वाले हैं उनको रिवॉर्ड देना और जितने इविल एक्ट्स करने वाले हैं उनको क्या देना, पनिश करना। तो ध्यान रखना, नेमेसिस का काम भी वही है जो ड्यूक से मसीना में आर्टिफिशियल गॉड का। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपिफेनी।
इपिफेनी ये जो टर्म है ये क्रिश्चियन थियोलॉजी से आया है, यानी क्रिश्चियन धर्मशास्त्र से ये वर्ड आया है इपिफेनी। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संसार में गॉड की प्रेजेंस को मैनिफेस्ट करना, यानी संसार में गॉड की प्रेजेंस को महसूस करना। ये इसका मतलब होता है इपिफेनी का। इपिफेनी वो मोमेंट होता है जिसमें कोई ग्रेट रेवलेशन होगा, यानी किसी रहस्य का उद्घाटन होगा, या फिर क्या होगा, रियलाइजेशन होगा, गॉड की प्रेजेंस का रियलाइजेशन होगा। आपको विलियम शेक्सपियर का एक प्ले याद आ रहा होगा, हेमलेट। हेमलेट में क्या होता है, प्रिंस हेमलेट को शिप से इंग्लैंड लेके जाया जा रहा था और वो पूरी टाइम जो है प्लानिंग कर रहा था कि वो अपने फादर के मर्डरर क्लाडियस से कैसे बदला ले। तभी उसके माइंड में एक थॉट आता है कि मैं लेटर को पढूं। जब वो लेटर को पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की गई है और ये गॉड की ही टचिंग होती है, जिसकी वजह से वो उस लेटर को बदल पाता है और उसकी जान बच पाती है। फिर वो ये लाइन बोलता है, देयर इज डिविनिटी दैट सेव्स आवर एंड। इस लाइन का मतलब यही है कि हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है वो कंट्रोल करने वाले कौन है, वो गॉड है। इवन गॉड ही हमें गाइड करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंटी हीरो। एंटी हीरो या फिर एंटी हीरोइन, ये किसी भी ड्रामेटिक या नैरेटिव वर्क का क्या होता है, सेंट्रल कैरेक्टर होता है। ध्यान रखना, एंटी हीरो क्या होगा, ये किसी ड्रामेटिक या नैरेटिव वर्क का सेंट्रल कैरेक्टर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। बस अंतर इतना होगा कि एंटी हीरो में नोबेलिटी, मैग्नामिटी और करेज की क्या होगी, कमी होगी। समझ में आ गया? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, कार्वेंटिस का डॉन क्विक्सॉट। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, विलेन और एंटी हीरो के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। विलेन जो होता है ये कोई डार्क और विकेट कैरेक्टर होता है। ये हमेशा स्टोरी में क्या करेगा, हीरो को अपोज करेगा, ठीक है, उसका विरोध करेगा। जबकि एंटी हीरो क्या होता है, ये प्रोटैगनिस्ट होता है। ये क्या होता है, एंटी हीरो प्रोटैगनिस्ट होता है, सिर्फ उसमें हीरोइक कैरेक्टरिस्टिक की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। और एंटी हीरो जो है आप समझना, बिल्कुल वो क्या होता है, एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह होता है, वेरी अनप्लेजेंट होता है। मॉडर्न एज के जितने भी प्ले राइट्स हैं उनके प्लेस में आपको एंटी हीरो मिलेगा, चाहे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्लेस हो या फिर जो है जॉन गासवर्दी का प्ले हो। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एंटी हीरो का मतलब विलेन बिल्कुल नहीं होता है। एंटी हीरो का मतलब प्रोटैगनिस्ट ही होता है, लेकिन सिर्फ उसमें हीरोइक कैरेक्टरिस्टिक की कमी होगी। तो देखो, सारे टर्म्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इन सारे टर्म्स को आपको याद रखने हैं, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड में ड्रामा का इवोल्यूशन कैसे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।